नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग? अच्छे हो या अच्छे ही होगे? ठीक है, आशा करता हूँ कि सभी क्लासेज है जो आपने पिछली वाली वो सारी की सारी आपने देख ली होगी और रिवीजन भी आपने क्या अच्छे से की होगी। तो आज की क्लास है जो इसमें आपका स्वागत है। ये जो हमारी इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो 11वीं क्लास है, ठीक है। इससे पहले 10 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर क्या है देखिए। प्लेलिस्ट आपकी जो बना दी गई है, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप क्या चैनल पर भी जाकर क्या देख सकते हैं प्लेलिस्ट को। सारी की सारी जो वीडियो है उसमें ऐड कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो एमसीक्यू और पीवाई को हम इस टाइम है जो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके जो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित कहीं भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो पीसीएस हो, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, अ, जो भी एग्जाम अगर आप दे रही हैं तो उसमें क्या है, आपको क्या है, ये जो महत्वपूर्ण क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सारी की सारी क्लासें हमारी जरूरी होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के इस कहानी की तरफ, आज के इन प्रश्नों की तरफ। आज भी हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ पहले के प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं काफी सारे। अगर हम देखें कि 10 क्लासेस हमारी हो चुकी है, लगभग एक क्लास में हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन भी करेंगे तो हमारे कितने हो चुके हैं, लगभग 200 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। 200 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं लगभग। ये जो हमारी 11वीं क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया किया गया है कि जो प्रत्येक राज्य में क्या है, एक राज्यपाल होगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 153, ठीक है। आर्टिकल 153 में बताया गया है कि जो हर राज्य का क्या एक राज्यपाल होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर 2026 के लिए क्या है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो सीरीज है वो चल चुकी है हमारी, ठीक है। 3 क्लासेज हमारी हो चुकी है, 3 क्लासेज हमारी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो जाके वो भी आप सीरीज देख सकते हैं अगर आप यूजीसी नेट या अगर आपका कोई दोस्त है वो यूजीसी नेट जो कि पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है तो क्या है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा जाता है? आपको बताना है कि जो ऐसा राज्य कौन सा है जिसे हम क्या कहते हैं, पहला जो भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर जो पहले सबसे पहले राज्य का कौन से राज्य का गठन हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, क्या पश्चिम बंगाल है? नहीं सर। तमिलनाडु में नहीं है, केरल में नहीं है, ये हमारा कौन सा होगा, ये होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था इसका गठन? 1 अक्टूबर 1953 को क्या इसका गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। एक इसके पीछे की कहानी है, ठीक है, एक कहानी है, इसके पीछे की कहानी है। देखिए, एक आपको याद रखना है, व्यक्ति थे पोती पोती सरी सरी रामलू राम, ठीक है। 43 रामलू, ठीक है। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस राज्य के पीछे, इसके गठन के पीछे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो तेलुगु भाषी राज्य की क्या की मांग की, और 56 दिनों का क्या है, 56 दिनों तक क्या आमरण अनशन किया, जिसके दौरान उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। जिसके कारण इनका निधन हो गया। 56 दिनों का क्या था, आमरण अनशन किया, कितने दिन तक, 56 दिनों तक, ठीक है। और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, निधन इनका हो जाता है। तो जिसके इसके दौरान क्या है, निधन हो जाता है। और इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या आंध्र राज्य यानी कि इसका गठन करना पड़ा, ठीक है दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया, राज्य
बाद में क्या है, इसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग भी लाया गया, जो कि 1 नवंबर पुनर्गठन आयोग, ठीक है, कब लाया गया था? 1 नवंबर 1966 को यह लागू हुआ, नवंबर 1956 को, ठीक है, 1966 को पंजाब पुनर्गठन हुआ था। 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, ये पुनर्गठन है जो लागू होता है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। क्या कृषि आता है, दंड विधि, शिक्षा, रक्षा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कृषि। जो कृषि है वो किसके अंतर्गत आता है? वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची में, अनुसूची में, ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या है, जो विधायी विषयों को क्या 3 सूचियों में बांटा गया है। कौन सी सूची में? अनुसूची में, 7वीं सूची में। अ, तीन अनुसूची में क्या है, विभाजित, 3 सूचियों में विभाजित किया गया। एक तो है संघ सूची, ठीक है दोस्तों, संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची, ठीक है, और थर्ड है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन जो सूचियां ये बनाई गई, ठीक है। जो संघ सूची है उस पर कौन कानून बना सकता है? सांसद, यानी कि जो केंद्र है वो केवल कानून बना सकती है। और राज्य सूची पर क्या है, केवल राज्य की जो विधानसभा है वो कानून बनाएगा, ठीक है। और जो समवर्ती है, दोनों ही इस पर क्या है, कानून बना सकते हैं। संघ भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद हो जाता है तो किसकी मान्य होगी? वो होगी संघ की मान्य होगी, ठीक है दोस्तों, संघ की मान्य होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की जो स्थिति है वह लागू की थी, ठीक है। आंतरिक व्यवस्था के कारण क्या हुआ, स्थिति थी कौन सी, आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। ये आपको बताना है कब लगाया गया था। क्या 1962 में लगाया था, या फिर 1965 में लगाया था, 1971 में लगाया था, या फिर 1975 में लगाया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1975 में क्या लगाया था, ठीक है। अगर आप डेट याद रखना चाहे तो, डेट याद रखना चाहे तो क्या है, 25 जून 1975, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति हमारे कौन थे? अगर हम देखें प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है। इस समय राष्ट्रपति थे हमारे फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली, ठीक, फखरुद्दीन अली थे। अली अहमद भी लिख सकते हैं, अली अहमद, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्या हुआ था कि जो उस समय कौन थी प्रधानमंत्री, पीएम कौन थी? पीएम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। उस टाइम जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी ने की इसकी जो कि इंदिरा गांधी की सलाह पर क्या था, आंतरिक अवस्था के आधार पर क्या राष्ट्रीय आपात है जो वो लगा दिया गया था। यानी कि जो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात किसके अनुसार, 352, ठीक है, के अंतर्गत लगाया गया था, ठीक है। कब तक लगा रहा था, कब तक प्रभावी रहा था? यह रहा था 21 मार्च 1977, ठीक है, 21 मार्च 1977 तक यह प्रभावी रहा था। 21 मार्च 1977 तक क्या थे, प्रभावी रहा था, ठीक है। फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद क्या है, इसके क्या है, इस आंतरिक अव्यवस्था को हटाकर, शब्द को हटाकर क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि आंतरिक अव्यवस्था के कारण ये जो आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तभी यह क्या है, लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले 1962 यहाँ पर लिखा हुआ है,
1905 को आपको क्या याद रखना है? देखिए, चीन और भारत का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, ठीक है। चीन और भारत का युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? किस आधार पर, सॉरी, किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन वो किया गया था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। सर ये किया गया था 1956 में। ये हम पिछले जो क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। इसमें क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमने देखा था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम हमने देखा था। इसके तहत क्या है, जिसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? फजल अली। फजल अली, जिसे हम क्या है, फजल अली आजौकी भी कहते हैं, ठीक है। इसके दो अध्यक्ष भी थे, तो सॉरी, दो सदस्य भी थे। कौन कौन थे सर? सर एक तो थे एम एम पाणिकर। एम पाणिकर, ठीक है। और जो दूसरे थे वो थे एच एन, ठीक है। कुंज, तो ठीक कुंजरू, ये आपको कोई नाम याद रखना है, ठीक। कुंजरू, एम पाणिकर और आदित्यनाथ कुंजरू, ठीक है। और फजल अली कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो चलिए अगले, ये जो प्रभाव हुआ था, प्रभाव हुआ था कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है वो है त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा की जो सूत्र की जो सिफारिश है वो किसने की थी, किस समिति ने की थी? क्या राज समिति ने की थी, या फिर कोठारी समिति ने की थी, या राजमन्नार समिति ने की थी, या फिर दत्त समिति थी? ठीक है, आपको बताना है। सर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोठारी समिति। कोठारी समिति, कोठारी शिक्षा आयोग, हम देखते हैं पहले। कोठारी शिक्षा आयोग आपने देखा होगा, कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है। कोठारी शिक्षा आयोग कमीशन ने की थी, ठीक है। इस कमीशन ने की थी। इस आयोग का गठन कब किया गया था? गठन कब हुआ था? गठन गठन हुआ था 1964 को, ठीक है। 1964 को हुआ था, ठीक है। कोठारी जी क्या था? कोठारी जी इनके क्या थे? अध्यक्ष थे। कोठारी आयोग इसीलिए कहते हैं, ठीक है। डी एस कोठारी, ठीक है, डॉक्टर डी एस कोठारी, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे। आयोग ने क्या किया, 1966 में अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की। 1966 में अपनी प्रस्तुत की। और त्रिभाषा सूत्र जो लागू करने की क्या की थी, अनुशंसा की थी, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, अब ये देख लेते हैं जी। देखिए, जो सामान्य रूप से जो हिंदी भाषी राज्य थे, ठीक है, पहले कौन थे? हिंदी, ठीक है। और सेकंड अंग्रेजी। और जो तीसरे नंबर पे थे वो एक आधुनिक जो भाषा यानी कि दक्षिणी भारत के, ठीक है, वो थे, ठीक है। ये था आपका त्रिभाषी सूत्र, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको कुछ इसमें ये याद रखना कि कोठारी जो भी था, कोठारी शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में, ठीक है। रिपोर्ट रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी 1966 में। और कौन थे इसके जो अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर डी एस कोठारी। ये आपको बातें यहाँ पर याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन था? ये आपको बताना है। सर ये था 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे 92वां संविधान, तो कब किया गया था? 2003 में, ठीक है। इसमें क्या किया था, यानी कि बोडो और डोगरी जो भाषा ही है वो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? इस 92वें संविधान संशोधन के अनुसार अकॉर्डिंग है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। इसमें ना 4 भाषाएं जोड़ी थी, 4, ठीक है। पहली थी, वो तो यहाँ पर लिखी रखा है, बोडो, यानी कि पहली। दूसरी थी डोगरी, और तीसरी थी मैथिली, मैथी,
ठीक। और जो फोर्थ थी वो थी संथाली। संथाली, ठीक है, संथाली। ये चार भाषाएं थी, क्या थी इसमें तो ऐड की गई, ठीक है। पहले जो भाषाओं की संख्या थी वो 18 थी, और इनके जोड़ने के बाद कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई थी, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो अ, अगर मैं आपसे बात करूँ, एक संविधान संशोधन होता है किस में, यहाँ पर नहीं, संविधान संशोधन होता है 21 में, ठीक है। तो एक बार मिटा लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको कुछ और चीज़ इसके बारे में बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक। उत्तर का जो है वो साफ लिखना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 92वां संविधान संशोधन, ठीक। एक संविधान संशोधन होता है 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां। और एक होता है 71वां, 71वां, ठीक है। 71वां में, हाँ सॉरी, जो कि यह हुआ था, 21वां ये हुआ था 1967 में, और ये हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में। और ये जो हुआ था 92वां, ये हुआ था 2003 में, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके अंदर कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, चार, कौन कौन सी, ये थी चारों, ठीक है। और जो इसके 21वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या है, एक भाषा को जोड़ा गया था, कौन सी थी, वो थी सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है। और जो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें क्या, तीन भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, वो जोड़ी गई थी कोंकणी, देखिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखाई तो ऐसे ही आएगी, ठीक है। पहले ये कोंकणी, दूसरी थी मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। और जो तीसरी थी वो थी नेपाली, नेपाली, ठीक है। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1967 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें जोड़ी गई एक भाषा जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें जोड़ी गई तीन, कितने, तीन, ठीक है। पहली जो 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कितनी, तीन भाषाएं, कौन कौन सी, ये जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 2003 में हुआ संशोधन, जो कि 92वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें चार भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, 21वां संविधान संशोधन प्लस 71, 21 और कितने होते हैं, 21 और 71 कितने होते हैं, 92 होते हैं, ठीक है, 92। तो आपसे क्या है, आपके क्या है ये, याद करने में क्या है, आसानी होगी, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन आपको याद हो जाएगा, 71वां संविधान संशोधन, और अगर इनका हम जोड़ करेंगे ना, तो 92 बन जाता है। तो 92वां संविधान संशोधन, तो ये तीनों की तीनों क्या है, किससे संबंधित है, वो भाषाओं के जोड़ने से संबंधित है, ठीक है। भाषाएं जो ऐड की गई थी, ठीक है, भाषाएं ऐड की गई थी इसमें, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है, किस वर्ष नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। किस वर्ष जो नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, वो बनाया गया था 1963 में। 1963 में, 1963 में कब, सर, 1 दिसंबर 1963 में, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का राज्य बना था, ये बना था 16वें नंबर का, 16वां राज्य, यानी कि 16वां राज्य बना था, 16वें नंबर पर ये राज्य बनाया गया था, ठीक है। इससे पहले राज्य बनाया गया था कौन सा था, तो वो असम था, ठीक है, असम। यानी कि इससे पहले क्या है, नागालैंड है जो असम राज्य का एक भाग था, ठीक है। इससे पहले क्या था, असम था ये, ठीक है। फिर जो नागा लोगों की क्या थी, अलग राज्य की मांग हो गई, ठीक है, अलग राज्य की मांग करते हैं। और संसद ने क्या करते हैं, नागालैंड जो राज्य अधिनियम है वो पारित किया, ठीक है, वो पारित किया, और वो लागू हुआ 1 नवंबर, जिसका तहत क्या है, 1 नवंबर 1963 को एक नागालैंड राज्य बनकर उभर कर आता है, ठीक है, उभर कर न बनकर आ जाता है। तो कौन सा अधिनियम आया था, नागालैंड, नागालैंड राज्य अधिनियम, राज्य अधिनियम। तो ये कब लेकर आए थे, 1962 में, ठीक है, 1962 में ये अधिनियम आया था, जिसके कारण है क्या है,
1 दिसंबर 1963 को क्या होता है, नागालैंड एक पूर्ण राज्य बन जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अब आपको ये भी बात याद रखनी है, जो नागालैंड को क्या है, विशेष प्रावधान प्राप्त है आर्टिकल 371 के दो 71 ए। ठीक है। आर्टिकल जो भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 371 ए के तहत नागालैंड को क्या है, विशेष प्रावधान जो है करता है। ठीक है, प्राप्त प्रदान है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बस यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जरूर देखना है कि जो नागालैंड है वो पहले किसका भाग था, वो असम का भाग था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका वो है, सीएजी की जो नियुक्ति की अवधि है वो कितनी होती है, जो सीएजी की नियुक्ति की अवधि है वो कितनी होती है, 6 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, या फिर 64 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता ही होगा, ये होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण होगी तो क्या है, तो इसकी जो है नियुक्ति की अवधि, ठीक है, रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है। भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, यानी कि ठीक है, उनका जो पद होता है, ठीक है, आर्टिकल 148 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 148 में बताया गया है कि सीएजी का पद और नियुक्ति के बारे में, पद और नियुक्ति के बारे में अगर आप आर्टिकल अगर आर्टिकल 149 देखेंगे तो इसके कर्तव्य के बारे में और इसके जो शक्तियाँ वो बताई गई है, शक्तियाँ। ठीक है। अगर आप आर्टिकल, इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है 150 में क्या है, जो भारत एवं राज्यों के जलेखों का प्रारूप है, भारत व राज्यों का लेखा जोखा। ठीक है, लेखा जोखा, लेखा जोखा। ठीक है। और जो आर्टिकल 151 है वो सीएजी है, वो रिपोर्ट है, वो बताया गया रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, रिपोर्ट अपनी किसको देते हैं, राष्ट्रपति को पेश करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट किसके आगे प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति के आगे जो है रिपोर्ट अपनी दो प्रस्तुत करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, यूपीएससी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत की जाती है, जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग है, वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको प्रस्तुत करते हैं, वो करते हैं अपने राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो देते हैं। ठीक है। यह जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 323 में बताया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या है, इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। साथ ही उन मामलों को जो क्या करते हैं, स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखा जाता है, जिनमें सरकार ने क्या है, यूपीएससी की जो सलाह स्वीकार नहीं होती। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगर आप डिटेल से इसको देखना चाहिए यूपीएससी को, ठीक है, 1 मिनट इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। ठीक है। देखिए, जो आपने आर्टिकल 323 पढ़ा, किससे संबंधित है, रिपोर्ट से, आयोग की जो रिपोर्ट है उससे संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 323। अगर आप आर्टिकल 315 में देखेंगे तो किससे संबंधित है, संघ एवं राज्य, संघ लोक सेवा या फिर राज्य लोक सेवा का गठन, गठन से संबंधित है। ठीक है, गठन कैसा होगा, कितने मेंबर हो गए, ठीक, कितने से अध्यक्ष हो गए। ठीक है। अच्छा, तो इसमें आर्टिकल 315 हो गया। आर्टिकल 316 में बताया गया है कि अध्यक्ष अध्यक्ष हुआ सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि कौन नियुक्ति करेगा, कौन शपथ दिलाएगा, किसके द्वारा नियुक्ति, किसके द्वारा। ठीक है। और 317 में है पद से हटाना, पद से हटाना, कौन हटा सकते हैं, केवल सर वो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, 317 में बताया गया। 320 एक आपको याद रखना, 320 देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके कार्य के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 320 में बताया कि क्या क्या आयोग के कार्य है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। देखिए, सभी को पता है 1951-52 में हुए थे। ठीक है, 1951-52 में हुए थे, जो हमारे प्रथम लोकसभा का गठन है। ठीक है, वो भी हुआ था।
चुनाव के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो स्वतंत्र भारत के पहले जो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, अगर आपको पंजीकृत दल बनाने हेतु तो जो न्यूनतम मत प्रतिशत कितना चाहिए। मान लीजिए आपको जो एक नई नई पार्टी बनी है, ठीक है, और उस पार्टी को क्या है आप पंजीकृत करना चाहते हैं। पंजीकृत होने की जैसे आप देखते हैं, एक तो राष्ट्रीय दल हो गए और एक राजकीय दल, ठीक है, वो होते हैं। ठीक है, ये पंजीकृत अगर आप करवाना चाहते हैं चुनाव आयोग में, ठीक है, निर्वाचन आयोग में, पंजीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कम से कम 1%, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, 1% क्या है आपके लगभग क्या न्यूनतम मत प्रतिशत होने चाहिए, ठीक है, प्रदान होने चाहिए, ठीक है, कम से कम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे वोट देने की आयु पूछा सर, 18 है, पहले 21 थी, ठीक है, 18 पहले 21 थी, अब 18, 18 से, सॉरी 21 से 18 कब थी गई, 1988 में, 1988 89 में, ठीक है। 1988 में क्या हुआ था, 1988 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। यह लागू कब हुआ प्रभावी रूप से, 1989 में हुआ था, यानी कि 1989 में क्या है, हमारी जो एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, मत देने का जो अधिकार है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपको बताना है क्या ये मानव अधिकार है या फिर नागरिक अधिकार है या फिर प्राकृतिक अधिकार है या फिर राजनीतिक अधिकार है। देखिए यह जो हमारा अधिकार है वो है राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, राजनीति से संबंधित है, तो यह है हमारा राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, राजनीतिक अधिकार है हमारा। मत देने का अधिकार है, जो राइट टू वोट है वो हमारा राजनीतिक अधिकार है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निर्वाचन याचिका का जो निर्णय है वो कौन करता है। जो निर्वाचन अ, याचिका का निर्णय है वो कौन करता है सर, वो करता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो भारत में निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का जो अधिकार है केवल किसको है, उच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसी राज्य की विधानसभा संसद के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार क्यों करता है, उच्च न्यायालय करता है, ठीक है। वित्त आयोग की किस प्रकार की संस्था, जो वित्त आयोग है वो किस प्रकार की संस्था है ये आपको बताना है। क्या वो सांविधिक है या फिर संवैधानिक है या फिर गैर संवैधानिक है या फिर क्या है, कोई नहीं, ठीक है, सर वो संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है दोस्तों, यह हमारी संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग भारतीय संविधान संस्था है, इसका जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200, आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति है जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या आवश्यकता होने पर क्या वित्त आयोग का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, सीएजी पद का जो सुझाव है वो किस अधिनियम में है। देखिए किस अधिनियम में है सर, वो 1935 के अधिनियम में है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 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 जो है नामक पद का जो प्रावधान है वो किया गया है। आर्टिकल 148 में के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले। फ्री सिमन के अधीन मतदान कराने वाला जो पहले राज्य कौन सा था सर, वो पहला राज्य था वो था तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो पुनर्निर्धारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराया। जो परिसीमन का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, परिसीमन का, कि जनसंख्या के आधार पर क्या है लोकसभा और निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं की क्या करना, पुनर्निर्धारण करना। देखिए आपकी क्या है, आपके राज्य में चाहे 15 सीट हो या फिर 10 सीट हो या फिर 11 सीट हो, वो कौन तय करता है, परिसीमन आयोग बिठाया जाता है कि देखिए इनकी जो इस राज्य की क्या जनसंख्या है, कितनी इसमें सीट होनी चाहिए, ठीक है। परिसीमन आयोग है जो भारत में एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ठीक है। इसका क्या क्या कार्य है ये देख लो, लोकसभा और सुन लो, ठीक है, देख रहा तो क्या,
सुन लो। लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करना, ठीक है, सीटों का यानी कि क्षेत्रवार सीटों का बंटवारा पुनर्गठन करना। वो कितनी सीटें, मान लीजिए यहाँ पर 15 सीटें, अब उनको क्या करना है, 20 करना है, तो कौन करेगा, कृषि आयोग के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि हाँ यहाँ पर 20 होनी चाहिए या 21 होनी चाहिए, जनसंख्या के आधार पर देखेगा, क्षेत्र के आधार पर भी देखेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना भी इसी का कार्य है, ठीक है। कितनी सीटें है वो, एससी के लिए होगी रिजर्व, एसटी के लिए रिजर्व होगी, ठीक है। ये देखना, अगर आपसे पूछेगी संसद है तो आर्टिकल 82 में क्या है इसका, आर्टिकल 82 में संसद प्रत्येक जनगणना के बाद क्या परिसीमन के लिए क्या कानून बना सकती है, ठीक है, परिसीमन आयोग है वो बैठा सकती है। सीएजी है वो रिपोर्ट किसे देते हैं, सीएजी रिपोर्ट है अपनी, वो किसे देते हैं, और वो हमारे राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव विवादों का निर्णय, राष्ट्रपति चुनाव विवादों का जो निर्णय है, ठीक है, वो बताना आपको, यानी कि आप एक बार, मैं पूरा प्रश्न एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्ट में है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाते हैं। जो राष्ट्रपति के जो चुनाव के संबंध में उठने वाले यानी कि कोई विवाद हो जाते हैं, ठीक है, कोई विवाद हो जाते हैं, उसकी विवादों की क्या होती है, जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं, ये देख लीजिए, ये आपको पूरा प्रश्न है करना, ठीक है। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह जो आर्टिकल एक, आर्टिकल 71 में है, 71 में क्या दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ, ये है हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप क्या है टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा, ताकि आपको क्या है ये जो पीपीटी है, ये जो पीडीएफ है क्या, आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल सके, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जो सबसे पहले हमारी लेटेस्ट अपडेट आती है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आप इस स्कैनर को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या करिए, आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए मंजीत कालवन PSIR। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने क्या है, इस तरह की फोटो आएगी, और आप क्या है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। और क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या है, आप या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है, तो आप क्या है, आपकी जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब पर फ्री क्लासेज है, MCQ PYQ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ है वो करवाया जा रहा है, MCQ PYQ के साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।